स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने आपको बार बार बताया है। करेंट अफेयर्स अगर आप देखे होते तो ये क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटता। इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 63 का सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड के अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए सम्मान वेतन निर्धारण की घोषणा की? ये सबको जानता है, बीसीसीआई ने किया है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों। ये जो आपका बीसीसीआई ने किया है, महिला हो या पुरुष हो सबको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, एक मैंने कोई भी मैच होगा तो उसके लिए समान वेतन अब दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है दोस्तों। तो ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा दिया है। अगर आप करंट अफेयर्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बीसीसीआई होगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नंबर 65 पे चलते हैं दोस्तों। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ? तो ये आपका अच्छे तरह से याद होगा कि ए हो जाएगा। पहले थे 11.3%, अब हो गया बढ़ के 15.3% हो गया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं दोस्तों। एटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? ठीक है, 66 का बी हो जाएगा, काबुल नदी से। ठीक है, तो ये अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल जाता है। एटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ये तो टाइगर प्रोजेक्ट था दोस्तों, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, 67 का आंसर हो जाएगा ए। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए हो गया क्या, वायुमंडल या वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। बी हो गया क्या, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ती है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका ई हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर ज्योग्राफी थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, जो कि हम ही लोग हैं उसमें बसते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। 70 का चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा उसका आंसर 69 का। ठीक है, 69 का आंसर हो जाएगा बी। और फिर 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है, और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? 70 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका आंसर हो जाएगा 70 का बी हो जाएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। ए में है सहारा रेगिस्तान, तो हो ही नहीं सकता है। रेगिस्तान ध्रुव पे क्या करेगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इसका आंसर हो जाएगा। म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश होता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका आंसर ए ही हो जाएगा दोस्तों। 4 राज्यों का सीमा मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ए हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भीतियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 महाद्वीप शामिल है? तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आपका 72 का कौन सा हो जाएगा इसका दोस्तों? ए हो जाएगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। ठीक है, हालांकि इसका कहीं कहीं आंसर दिया है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, हालांकि मुझे लगता है ए हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। CWG होगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी भी देश का समुद्री सीमा 12 नॉटिकल माइल होता है, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है? भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? ए है दामोदर, बी है सोन, सी है महानदी। तो इसमें दामोदर घाटी भी है और महानदी भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वजन कम करने वाला उद्योग है। बी है महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में। इसका आंसर भी डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। फिर है 77 क्वेश्चन नंबर है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मैंगो शॉवर्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ए है लघु तरंग और विकिरण, बी है परावर्तित सौर विकिरण, सी है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। इसका आंसर सी हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ठीक है, ठीक है। तो पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसका तो उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल, तो डी इसका आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ठीक है, कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर? ठीक है, इसका आंसर 80 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा पीरपंती रेलवे स्टेशन। ठीक है, पीरपंती। ठीक है, आपको एक और चीज़ याद रखना होगा कि पीर बाबा का वहाँ उर्स जो लगता है भागलपुर जेल में, वो हर एक साल वहाँ पे होता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कौन सा? पीरपंती रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं दोस्तों। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ए है रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, बी है चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। और सी 3 है जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, ये भी अभी खोजा गया है, इसका भी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, हालांकि इसमें आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त एक में से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका आगे आपके पास 82 नंबर क्वेश्चन हो गया। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? 82 का कौन सा आंसर हो जाएगा? मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से ये बनती है, कौन से? फल्गु नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं दोस्तों। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो आंसर दिया है ठाकुरगंज, बहादुरगंज, सुपौल, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। 84 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सिवान, फिर किशनगंज और फिर होगा मधेपुरा। आंसर ए हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर 85 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ठीक है, तो ये तो सबको जानता है, अनाज आधारित उद्योग का यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर इसका ए हो जाएगा। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बोल रहा है पदार्थ के एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो ये तो कोई भी आराम से कर सकता है दोस्तों। 86 का आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी का तेल। ठीक है, फिर है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा होगा? 87 का आंसर Al2O3 और ZNO। ठीक है, इसका ए हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? योगदान कौन कौन सा गैस करता है? तो 88 का आंसर हमको लगता है डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है, मीथेन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सेट नंबर आपका हम डी करवा रहे हैं। ठीक है, किसी और सेट का नाम मिलाने लगे इससे, हाँ मिलाइएगा, उसका बस क्वेश्चन से मिलाइएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 89, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है? 89 का आंसर हो जाएगा कौन सा? CO2। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ए। फिर है H2O
सी डबल OH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ये भी एक आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल इसको कहा जाता है। ठीक है, सी डबल OH जैसे भी हो गया तो ऑक्जेलिक अम्ल, इसका आगे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर 91, आपको 3 प्रखनलियाँ दी गई हैं, उसमें से एक में से आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? 91 का आंसर कौन सा आपका दोस्तों हो जाएगा? बी, क्षार में। ठीक है, इसमें क्षार जो है वो आपका नीला हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए दिया जाता है कि आप समझने में थोड़ा सा परेशानी हो। हालांकि अगर आप थोड़ा सा इस पर, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया बढ़िया से, तो ये सब आंसर आपका गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं दोस्तों। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ठीक है, तो ये जब भी आएगा ना दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका। सिरका आपका एक, आपने सुना होगा, ये बहुत चीज़ों में सिरका का काम आता है। एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है? सिरका की तरह होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं दोस्तों। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? 93 का आंसर हो जाएगा बी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना, 93 का कौन सा हो गया? बी। 94 है, विषम का पता लगाइए। ए हो गया सीमेंट की सेटिंग, बी हो गया कोयले का जलना, सी हो गया फल का पकना और डी हो गया उपरोक्त में से अधिक। 94 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ई, मतलब कोई भी इसमें विषम नहीं है। ठीक है, सीमेंट का सेटिंग हो गया। ठीक है, सब मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। फल अगर पक गया तो उसको फिर हम कच्चा नहीं कर सकते हैं, कोयला अगर जल गया तो उसको हम मथी नहीं कर सकते हैं, तो और सीमेंट जब सेट हो गया तो फिर उसको भी हम नहीं सीमेंट में बदल सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ई हो जाना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, उनके पास ए है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है। ठीक है, बी है, उनके पास समान डिग्री का कठोरता है, सी है, उनके विद्युत चालकता समान होती है और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ई होगा। अब 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ठीक है, 96 का आंसर, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन वाला लग रहा है दोस्तों। इसका आंसर अभी तक मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। ये तो ये सब आंसर थोड़ा सा बढ़िया दे दिया है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, लाल और नीले। ठीक है, तभी तो हरा हम देख पाते हैं दोस्तों। लाल और नीला को वो अवशोषित कर लेता है, तो इसी कारण हरा दिखता है दोस्तों। ठीक है, फिर क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाल और नीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 98 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। आधार के पास शाखाओं का मोटा कठोर तना पेड़। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, इसका तो हो जाएगा कार्टिलेज होना चाहिए। इसका 101 का बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कार्टिलेज इसका आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। 102 का आंसर कौन सा हो जाएगा? शैवाल और कवक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर 103 नंबर क्वेश्चन। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है किसमें? 103 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, आद्य स्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है, आद्य स्तर के साथ एक कोण पर। 104 का
क्वेश्चन है क्या, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। 104 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या क्या है, ए है प्लेटलेट है, बी है लिम्फोसाइट है, सी है आरबीसी है, डी है उपयुक्त में से, इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाना चाहिए दोस्तों। 104 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, मानव शरीर की मांसपेशियों का और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मांसपेशियाँ जोड़े में काम करती है, ठीक है, जोड़ों में काम करती है, ठीक है। फिर है सिकुड़न पर मांसपेशियाँ छोटी सख्त और मोटी होती है, सही है। सी है मांसपेशियों में केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 105 का हो जाएगा सी। ठीक है, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, गलत है। ठीक है। 20 से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग का पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा। 106 का आंसर हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, कम चमक वाला घोड़ा। इसको और भी मैं डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आंसर बता रहा हूँ, इसी कारण पूरा डिटेल नहीं आपको बता रहा हूँ। इसका पूरा मैं आपको बढ़िया से बताऊँगा क्यों होता है और क्या होता है, ये सब कुछ मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 107 है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। 107 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ध्वनि की तीक्ष्णता जो होती है, ठीक है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता तो ऑडोमीटर से मापा जाता है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। 108 क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोटो डायोड। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक जैसे ही आ जाए तो फोटो डायोड आपको मारना है, इसमें सी हो जाएगा, 108 का सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। 109 नंबर में चलते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैनिक घर्षण को निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित करने के लिए, किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे अंदाज से सी हो जाएगा, रोलिंग घर्षण, मतलब रोलिंग जब होता है उसके घर्षण के लिए इसका किया था। 109 का आंसर हो जाएगा सी। 110 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल के गोल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर घोंसता है, एक गोलकीपर की किस प्रकार सक्षम बनाता है। ठीक है, 110 का ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। ठीक है, जैसे होता है ना दोस्तों कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, या जितना वो हम पे फोर्स लगाएगा और उसी स्थिति में रहेंगे तो उतना हमारे ऊपर भी फोर्स लगेगा, तो ज़्यादा चोट लगेगा। अगर उसको खींचेंगे अपनी तरफ तो वो फिर उसका वेग थोड़ा हम सहने की क्षमता हमको ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका दर कम हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित, ठीक है, उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। इसका बी हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अल्फा किरण। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है अल्फा किरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। 112 का आंसर हो जाएगा ए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है बाहर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल अंदर की ओर लगता है दोस्तों। यानी केंद्राभिमुखी बल जो होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके लिए किया जाता है, क्रीम ये सब निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों, या साइकिल जब हम चलाते हैं तब ये केंद्राभिमुखी बल लगता है। ठीक है, तो 112 का कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, ए हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। 113 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सब आप कर ही लिए होंगे आशा करता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 114 पे चल रहा है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेता है। बस में बैठे यात्री, ठीक है, ये बाईं ओर झुकेंगे क्योंकि जब भी हम जिस तरफ लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 114 का कौन सा हो जाएगा, बाईं ओर,
बी हो जाएगा 114 का। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ठीक है, तो 115 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ स्ट्रिंग की आवृत्ति, सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, सी हो जाएगा 115 का आंसर। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति ही होगा दोस्तों, बी होगा इसका आंसर। सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा पहला उपराष्ट्रपति के बाद फिर कौन सा हो जाएगा? चौथा प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद तीसरा अध्यक्ष, फिर उसके बाद ये आ जाएगा सांसद आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 1 4 3 5। ठीक है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांट देती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 1/4 यानी 25% उसने बांट दिया दोस्तों। अब उसके पास टोटल कितना बच गया? 3/4 बच गया। ठीक है, और बची हुई संपत्ति 3 बच्चों को बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 117 का 1/4 हो जाएगा, ए हो जाएगा 117 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जितना भी वर्ग है वो एक आयत होगा ही होगा। ठीक है, 118 में चलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद है प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हमारे तरफ से हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। हालांकि कहीं कहीं इसका आंसर, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, असत्य है। ठीक है, इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सब इसमें सही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक समचतुर्भुज एक होता ही है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होगा और प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज भी होगा। ये तीनों का तीनों आपका सही हो गया। इसमें असत्य कोई नहीं है दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं दोस्तों। कुछ सदस्यों के परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन की पुत्री है और टी की इकलौती पुत्री। इस क्वेश्चन को आप देखिए दोस्तों, ये मैथ्स और रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, उस सारा वीडियो और उसको मैं एनालिसिस करके आपको मैं बताऊँगा कैसे बना, कैसे उसको बनाया जाएगा, ये आपको मैं अलग से बनाऊँगा। सिर्फ आप जान लीजिए सेट डी का 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, बहनोई देवर साला की पत्नी, यही हो सकता है दोस्तों। ठीक है, डायरी के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? ठीक है, 120 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 का हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 10 24 नहीं होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। ठीक है, उपयुक्त में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। 44 49 37 52 फिर 41 है और 58 35 53 है दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताने लगूँगा दोस्तों तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 121 का अभी 77 बी हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों। 121 का कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। 122 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न पर अनुसरण करते हुए लुप्त ज्ञान संख्या करिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ 15 20 32 62 118 248। ये इसका जो आंसर है दोस्तों वो डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, इसीलिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इस क्वेश्चन को आप खुद देखिए, अगर आपको आंसर इसका मालूम है तो आप इसको बता सकते हैं हमको खुद ही। इस क्वेश्चन पे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 123 पे। किसी कूट में यदि फास्टर को डबल जो भी लिखा जाए, मॉन्क को इतना लिखा जाए या गाइड को किस भाषा में लिखा जाए, तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। ये आप बस लिखिएगा और उसको बना लीजिएगा, इसमें कोई कुछ करने का ज़रूरत नहीं दोस्तों। 123 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बस आंसर भी मिला लेना है। 123 का ये हो जाएगा 21221953। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 123 का ये हो जाएगा। सेट डी है दोस्तों, ये भी मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूँ कि ये सेट डी है। क्वेश्चन नंबर 124 है, एक आयतन का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं कितनी है? तो ये तो आराम से आप बता सकते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल लेंथ गुना ब्रेड्थ है, तो आप कुछ ही मान लो, 6 गुना 5 मान लो। ठीक है, इसका परिमाप बोल रहा है 2 × L + B 26 है। ठीक है, तो 2 × L + B यानी लेंथ और ब्रेड्थ का इसका मान आप मान लीजिए कितना है, 13 हो रहा है जोड़ के। ठीक है, उसी अनुसार आप उसको बांट लीजिए कि 13 अगर हो रहा है तो 10 और 3 हो जाएगा, 10 और 3 इसका हो जाएगा, तो 10 3 30 हो गया, 2 गुना 10 + 3 26 सेंटीमीटर हो गया। 10 3 आंसर हो गया, इसका आंसर सी हो जाएगा इसका दोस्तों।
ठीक है, तो ये सब तो फिंगर पे आप कर लोगे दोस्तों, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन 125 हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप एग्जाम दीजिए तो जो ये सब प्रॉफिट लॉस हो गया या पेरीमीटर सब वाला हो गया, उसके आप जब भी क्वेश्चन बनाने का क्या करिए कि उसका आंसर से आप ढूंढिए, ठीक है। जो 3 ऑप्शन दिया उसको आप पहले देखिए कि किसको हम फिट कर रहे हैं तो बैठ रहे हैं। 10 और 3 जैसे ही फिट किए तो 10 3 30 हो गया दोस्तों, 10 और 3 13 दूनी 26 हो गया दोस्तों, आंसर उसका हो गया 10 और 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, ठीक है। 10% की छूट देता है यानी 100 रुपये के तो 90 हो गया, जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य यानी 100% था तो 400 था, अब 90 हो गया तो 360 हो गया। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा। अब ठीक है, उसका 360 रुपये होगा दोस्तों, 90%, उसका 10% कितना होगा 9, यानी कितना हो जाएगा 99। 99 गुना 4 करिएगा 396 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका 125 का कौन सा है, बी होगा, 396 रुपये। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य ये विधानसभा के प्रति होगा। इसका आंसर 126 का सी हो जाएगा, विधानसभा। जिस तरह से होता है कि केंद्र का मंत्रिपरिषद किसके प्रति होता है तो लोकसभा के प्रति होता है, उसी तरह इसमें हो गया विधानसभा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 127 का आंसर हो जाएगा। एक में है क्या, निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, 3 है न्यायिक शक्तियों का, 4 है प्रशासनिक शक्तियों का, ठीक है। 127 का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। इसका आंसर बी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। 128 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, कौन कौन होगा, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य गया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा दोस्तों। 129 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, ठीक है। मूल अधिकार इसका होगा, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली हो जाएगा और डी इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार भी है, मूल अधिकार क्षेत्र भी है और कॉलेजियम प्रणाली, तीनों इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसलिए एक से अधिक होगा। 130 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है। 21 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको क्या हो जाएगा, 21 वर्ष आंसर होता है। और लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितना होगा, 25 वर्ष, इसका 21 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये मुझे इसका आंसर पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक कहीं से इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। तो 131 नंबर क्वेश्चन का आप जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, या आपने क्या मारा है। 132 नंबर क्वेश्चन है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ये आपको कुछ इसमें देखना है। जैसे ही पंचायत समिति दिया है तो आपको इसमें क्या करना है, ब्लॉक स्तर पे होता है। पंचायत समिति जो होता है, जितना भी होता है वो ब्लॉक में काम करता है। जितना हो गया आपको बहुत सारा नली गली नल जल ये सब जितना भी होता है ब्लॉक स्तर पे, वो कौन देखता है, पंचायत समिति के अधीन आता है। तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पे वो काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। 133 का कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ए आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 135 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसका सी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 में
से कितना बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो ये सब बहुत बढ़िया दोस्तों, ये मैंने आपको कवर भी कराया, लिंग वाला जो भी क्वेश्चन था वो अब मैंने आपको कवर करा दिया। इसका आंसर हो जाएगा 1062 से 1090 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वृद्धि दर कितनी रही। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 137 का सी हो जाएगा, 2.5% दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, ठीक है। 138 का डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था, 138 का सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 138 का सी होगा। 139 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज किया गया है दोस्तों। 139 का कौन सा, ए हो जाएगा, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। इसका ए हो जाएगा आंसर दोस्तों। फिर चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। अधिकतम कर उद्योग किस जेल में है, किस जिले में है, ठीक है। ये बिहार का है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों तो पूर्णिया इसको मारना है। पूर्णिया में ही इथेनॉल का भी शायद संयंत्र स्थापित किया गया है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, पूर्णिया में, ठीक है। SEZ, ठीक है। अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं का, सेवाओं का निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण। SEZ का तो सबको जानता है, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य है ही है, बफर स्टॉक का रखरखाव भी है। इसका ए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 142 का डी होगा। 143 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है दोस्तों। इसका हो जाएगा कौन, SVS राघवन समिति ने, ठीक। किसने दिया था, SVS राघवन समिति ने दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। धूसर क्रांति है, फिर गुलाबी क्रांति है, रजत क्रांति है, ठीक है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। 144 का आपको हम बता देते हैं। ये धूसर क्रांति क्या हो गया, मतलब हो गया ये फर्टिलाइजर से हो गया दोस्तों। फिर हो गया गुलाबी क्रांति, क्या हो गया, प्याज से हो गया दोस्तों। रजत क्रांति अंडा से हो गया। और लाल क्रांति क्या चीज़ से हो गया दोस्तों, और टमाटर और मांस उत्पादन से। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 145 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। 145 का आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, प्रथम तृतीय पंचम सब था हमको लगता है दोस्तों। मानव संसाधन पर तो सभी लोग जोर देते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 146 क्या है क्वेश्चन दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है। तो ये तो सबको जानता है, 146 का डी सी होना चाहिए दोस्तों। हालांकि इसमें आंसर ए दिया है, इसका आंसर ए होगा दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा था कि गुजरात होगा, ये मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि FDI सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्राप्त किया, तो इसका आंसर ए होगा, कर्नाटक ने प्राप्त किया दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं दोस्तों। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। 147 का बी होगा, यूनियन बजट 1992-93 में मनमोहन सिंह जी थे, उसी समय हमारे देश का उदारीकरण हुआ दोस्तों, ठीक है। जिसको ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण जिसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148 है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे, ठीक है। विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य, ठीक है। 1 2 3 इसमें हो जाना चाहिए दोस्तों हमको लगता है, ठीक है। तो इसका हो जाना चाहिए हमको दोस्तों 148 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी दिया है 1 3 4 दिया है, इसमें से और उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर इसका दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर 149 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा NSSO। ठीक है, जो कि बनाया गया था कब दोस्तों? 2013 में या कुछ या 16 में शायद इसको बनाया गया। 13 के बाद ही इसको बनाया गया NSSO को दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना, 149 का आंसर हो गया कौन? NSSO ए हो जाएगा। और उसके बाद फिर 150 नंबर, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है कितना है? सी हो जाएगा -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, मतलब इतना घाटा में चल रहा है दोस्तों, 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। इसका आंसर सी हो गया दोस्तों। तो ये था आपका बीपीएससी का पूरा सेट दोस्तों 150। जहाँ तक मैथ का सवाल रहा दोस्तों, तो वो मैं आपको अलग से करवाऊँगा, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, वो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कैसे बनाया जाए, हर एक टॉपिक को आपको मैं अलग से कवर करूंगा दोस्तों। ठीक है, ये था आपका बीपीएससी। आशा करता हूं दोस्तों कि आपकी परीक्षा सबों का अच्छा गया होगा और आप अच्छे नंबर लाके इस बार पास होंगे दोस्तों। इसके लिए आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।